ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां बादल हर सुबह घर की छत को छूकर गुजरते थे और ठंडी हवाएं दिन रात पहरा देती थीं, वहीं बसा था एक छोटा सा गांव सोनगढ़। सोनगढ़ के आखिरी छोर पर चट्टानों के सहारे टिका हुआ एक पुराना सा घर था। लकड़ी की दीवारें, पत्थर की छत और सामने गहरी घाटी का नजारा। यही था दो भाइयों का घर। इस घर में रहते थे दो सगे भाई, बड़ा भाई हरदेव और छोटा भाई केशव। हरदेव शांत, गंभीर, जिम्मेदारी का पहाड़, और केशव हंसमुख, भावुक, सपनों से भरा दिल। माता पिता कब के गुजर चुके थे, अब बस दोनों भाई और उनकी पत्नियां ही उस घर की दुनिया थीं। हरदेव की पत्नी धर्मा काम में तेज पर दिल में थोड़ा घमंड, और केशव की पत्नी नीरा सीधी सादी, संस्कार और ममता की मूरत। हर सुबह नीरा ही सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती, चूल्हा जलाती और दोनों भाइयों के लिए गर्म रोटी बनाती। नीरा के हाथों में थकान थी पर चेहरे पर शिकायत नहीं, जबकि धर्मा अक्सर देर से उठती और काम को टाल जाती। एक सुबह नीरा रोटियां सेक रही थी। हरदेव बाहर बैठा था। नीरा बहू, तू रोज इतनी मेहनत करती है, थक जाती होगी। बाबूजी होते तो यही कहते, घर चलाना भी इबादत है। भैया, मेरी नीरा के हाथों की रोटी में अलग ही स्वाद है। नीरा ने हल्की सी मुस्कान से नजर को झुकाया, पर उसी मुस्कान के पीछे एक बात छुपी थी, जो आने वाले समय में इस घर की नींव हिला देने वाली थी। उसी दिन गांव के बुजुर्ग मुखिया घर आए। हरदेव, अब उम्र हो चली है, पहाड़ की जमीन आसान नहीं संभलती। कुछ सोच विचार कर लिया? सोचता हूँ जो थोड़ी बहुत जमीन है उसे दोनों भाइयों में बराबर बांट दूं, ताकि कल कोई झगड़ा ना हो। धर्मा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यही वो पल था जब इस पहाड़ी घर में पहली बार लालच की हवा चली। रात को धर्मा केशव की पत्नी नीरा से धीरे से बोली, नीरा, अगर भैया जमीन बांटे तो ज्यादा हिस्सा हमारे नाम आए तो बुरा क्या है? दीदी, जमीन तो बराबर ही बटेगी। घर तो एक है, भाई तो एक है। सीधी है ये, इसे क्या पता दुनिया कैसे चलती है। और यहीं से इस घर की कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। पहाड़ की चुप्पी में अब एक नई आहट थी। दो भाइयों का ये शांत घर अभी बाहर से मजबूत दिखता था, पर भीतर ही भीतर किस्मत अपनी चाल चलने लगी थी, क्योंकि जहां जमीन होती है वहां अक्सर रिश्तों की जड़ें हिलने लगती हैं। पहाड़ों की सुबह अक्सर बहुत शांत होती है, लेकिन उस सुबह हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कुदरत खुद जानती हो कि इस घर में अब कुछ बदलने वाला है। दो भाइयों का वो पुराना घर अब भी वैसा ही खड़ा था, मजबूत, स्थिर, पर उसकी दीवारों के भीतर रिश्तों में पहली दरार पड़ चुकी थी। रात का समय था। नीरा चूल्हा बुझा रही थी। धर्मा आंगन में चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद वो खुद ही नीरा के पास आई। नीरा, तू बुरा मत मानना, पर जरा सोच, अगर जमीन का बड़ा हिस्सा हमारे नाम आ जाए तो हमारा भविष्य कितना सुरक्षित हो जाएगा? दीदी, भविष्य जमीन से नहीं, आपस के प्यार से सुरक्षित होता है। भैया लोग बराबरी से बांटेंगे तो वही ठीक है। धर्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर आंखों में चमक कुछ और ही कह रही थी। नीरा को नहीं पता था कि धर्मा की ये मुस्कान दरअसल एक लंबी चाल की पहली सीढ़ी थी। अगली सुबह दोनों भाई लकड़ियां काट रहे थे। घाटी से धुंध उठ रही थी। केशव, तू क्या सोचता है? जमीन बांटने का वक्त आ गया है क्या? भैया, मुझे तो बस यही लगता है, जब तक आप हो सब आपका ही है। हम दोनों भाई हैं, हिस्से से ज्यादा रिश्ता जरूरी है। इसी सोच के लिए मैं तुझे अपने बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ। दोनों भाइयों के बीच अब भी प्यार मजबूत था, लेकिन घर की छत के नीचे अब एक ऐसा मन था जो इस प्यार को धीरे धीरे खोखला करने की तैयारी में था। शाम को गांव के मुखिया फिर आए। हरदेव, कल तहसील से आदमी आएगा। अगर चाहो
तो वसीयत के कागज तैयार करवा लेना। हाँ मुखिया जी, मैं चाहता हूँ सब साफ साफ हो जाए। धर्मा दूर से ये सुन रही थी। उसकी मुट्ठी अपने आप भिंच गई। उस पल धर्मा ने तय कर लिया, अब सिर्फ सोच से काम नहीं चलेगा। अब उसे अपने रंग दिखाने होंगे। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल अजीब तरह से बदलने लगा। धर्मा सबसे पहले उठने लगी, गाय को चारा देती, आंगन बुहारती, हरदेव के लिए खुद चाय बनाकर लाती। हरदेव हैरान था। धर्मा, आजकल तो तू बहुत बदल गई है। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। सेवा करना मेरा फर्ज है। ये सब दूर से नीरा देखती रही। उसके मन में एक हल्की सी चिंता जागने लगी। जिस घर में सेवा हमेशा नीरा का स्वभाव थी, वहां अब सेवा एक हथियार बनती जा रही थी। एक शाम नीरा केशव से बोली, जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, दीदी अचानक इतनी बदल क्यों गई हैं? तू बेकार सोचती है नीरा। दीदी का बिल शायद पिघल गया होगा। नीरा चुप हो गई। कुछ लोग दिल से बदलते हैं और कुछ लोग जरूरत से। नीरा अभी ये फर्क समझ नहीं पाई थी। एक रात धर्मा अकेली बैठी आसमान की ओर देख रही थी। वो खुद से बुदबुदाई, इतनी मेहनत मैं यूं ही नहीं कर रही। इस घर की जमीन मेरे बच्चों के नाम होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पहाड़ की ठंडी हवा उसकी बात सुनकर और ठंडी हो गई। जैसे कुदरत ने भी चेतावनी दी हो। जहां लालच जड़ पकड़ ले, वहां विनाश दूर नहीं होता। पहाड़ों की शाम अक्सर बहुत धीमी होती है। सूरज धीरे धीरे घाटी के पीछे डूब जाता है और उसके साथ कई बार इंसानों के दिलों में भी रोशनी कम होने लगती है। दो भाइयों का वो घर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उस घर के भीतर रिश्तों की दीवार पर पहली दरार अब साफ दिखाई देने लगी थी। एक दिन धर्मा अकेली घर के कोने में बैठी थी। उसके हाथ में वसीयत की बात गूंज रही थी। वो खुद से बुदबुदाई, सीधी बहू को कुछ पता ही नहीं और देवर भी अपने भैया पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अब अगर जरा सा बीज बो दूं तो फसल अपने आप उगेगी। उसने धीरे से एक योजना बनाई। अगली सुबह धर्मा हरदेव के पास आई। एक बात कहूं, कृपया बुरा मत मानिएगा। बोल, क्या बात है? मैंने कल अनजाने में देवर जी और नीरा को आपकी जमीन की बात करते सुना। कह रहे थे कि बंटवारे में ज्यादा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। क्या कहा तूने? मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं तो बस आपको सच बताना चाहती थी। ये कहने में एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसी वाक्य ने दो भाइयों के बीच पहली बार संदेह का बीज बो दिया। पूरा दिन हरदेव का मन भारी रहा। लकड़ी काटते हुए भी उसका हाथ कांपता रहा। शाम को उसने केशव को बुलाया। केशव, तुझसे एक बात पूछूं? तू कभी ये तो नहीं सोचता कि जमीन में तेरा हिस्सा कम है? भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जो आपका है वही मेरा है। नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। केशव नहीं जानता था कि उसके पीछे अब कोई उसके ही रिश्ते पर वार कर चुका था। अगले दिन धर्मा ने दूसरी चाल चली। रसोई में नीरा चुपचाप सब्जी काट रही थी। धर्मा अचानक बोली, नीरा, सच बताऊं, तू बहुत चालाक बन गई है। दीदी, मैंने क्या किया? जमीन के लिए देवर को भड़का रही है ना? इतनी भोली बनकर सब हथियाने की सोच है। नीरा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये अपमान नीरा के लिए पहली चोट थी और इसी चोट की आवाज जल्द ही पूरे घर में गूंजने वाली थी। उस रात नीरा रोते हुए केशव से बोली, जी, मुझ पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। मैंने कभी जमीन के बारे में सोचा तक नहीं। तुम रो क्यों रही है और हुआ क्या है? नीरा ने सब कुछ उसे बता दिया। केशव चकित रह गया। अगले दिन वो सीधे हरदेव के पास गया। भैया, मुझे साफ साफ बताइए, क्या आपको लगता है मैं या मेरी पत्नी आपकी जमीन हड़पना चाहते हैं?
नहीं, पर कुछ बातें कान में पड़ी हैं। किसकी बातें भैया? क्या आप अब दूसरों की सुनकर अपने ही भाई पर शक करने लगे हैं? दोनों के बीच पहली बार आवाज ऊंची हुई। ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, पर यही वो पल था जहां से दो भाइयों का रिश्ता पहली बार डगमगाया। दूर खड़ी धर्मा सब सुन रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बीज बो दिया है, अब फसल खुद तैयार होगी। कुछ लोग घर बसाने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग घर तोड़ने के लिए बस एक झूठ ही काफी समझते हैं। दो भाइयों का वो घर अब भी एक ही छत के नीचे था, लेकिन दिलों के बीच अब पहली दीवार खड़ी हो चुकी थी। क्योंकि जब रिश्तों में शक घुस जाए, तब दीवारें पहले दिलों में बनती हैं, मकानों में बाद में। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहाड़ों में जब मौसम बदलता है तो वो बिना बताए तूफान लेकर आता है, और उसी तरह जब रिश्तों में तूफान आता है तो वो बिना शोर किए दिलों को तोड़ देता है। दो भाइयों का वो घर अब भी वहीं था, लेकिन उस घर के भीतर शांति अब बस एक याद बन चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बहुत भारी हो गया था। हरदेव कम बोलता, ज्यादा सोचता। केशव काम में डूब जाता, पर मन हर पल बेचैन रहता। नीरा खामोशी से सब सहती, धर्मा ऊपर से शांत, अंदर से संतुष्ट। कुछ लोग झगड़ा खुद नहीं करते, वे दूसरों को लड़वाने का हुनर जानते हैं। एक शाम अचानक पहाड़ों पर घने बादल छा गए। तेज हवा, बिजली की कड़क और लगातार बारिश होने लगी। गांव में खबर फैली कि ऊपर वाली पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा है। हरदेव तुरंत बोला, केशव, हमें ऊपर वाले खेतों को देखने जाना होगा। अगर पत्थर खिसके तो पूरी फसल बह जाएगी। भैया, मौसम बहुत खराब है, पर चलिए, आप अकेले नहीं जाएंगे। दोनों भाई अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकल पड़े। बारिश तेज होती जा रही थी। कीचड़ भरी पगडंडी पर चलना मुश्किल था। अचानक ऊपर से पत्थरों के खिसकने की भयानक आवाज आई। केशव चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक बड़ा पत्थर फिसलता हुआ आया और हरदेव के पैर से टकरा गया। हरदेव जोर से चीख कर गिर पड़ा। हाँ, मेरा पैर। भैया, आंखें खोलिए, मैं यहीं हूँ। उस अंधेरी रात में जब रिश्ते पहले ही लहूलुहान थे, अब किस्मत ने शरीर पर भी चोट मार दी थी। केशव किसी तरह भाई को सहारा देकर घर लाया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। नीरा रोती हुई बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? हड्डी बुरी तरह टूट गई है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो चलना मुश्किल हो सकता है। धर्मा का चेहरा फीका पड़ गया। जिस इंसान को उसने अंदर ही अंदर अपना रास्ते का पत्थर समझ लिया था, आज वही पत्थर सचमुच उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गया था। कई रातें केशव भाई के पास जागकर बिताने लगा। दवा देता, पैर दबाता और चुपचाप आंसू पोंछता। एक रात हरदेव ने कमजोर आवाज में कहा, केशव, अगर मैं ठीक ना हो पाया तो इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर होगी। भैया, ऐसी बातें मत कीजिए। आप मेरे लिए पिता जैसे हैं। उस पल दोनों भाइयों के बीच फिर से वही पुराना रिश्ता सांस लेने लगा। एक रात धर्मा अकेले आंगन में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी चालें घूम रही थीं। मैंने किस लालच में अपने ही घर में आग लगा दी। अगर कुछ हो गया तो ये सब मैं कैसे सहूंगी? उसी समय नीरा उसके पास आई। दीदी, चाहे जो भी हुआ हो, इस वक्त हमें सिर्फ भैया को बचाना है। धर्मा की आंखों से तेज आंसू बहने लगे। कभी-कभी ईश्वर इंसान को सजा हादसों से नहीं, पश्चाताप से देता है। कुछ दिनों बाद हरदेव की हालत थोड़ी सुधरी। एक शाम उसने नीरा को बुलाया। बहू, मुझसे एक बात छुपाई गई थी, पर अब
मुझे सब समझ में आने लगा है। बाबूजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे पता है, गलत तू नहीं, कोई और था जो हमें लड़वाना चाहता था। दूर खड़ी धर्मा ये सुन रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। अब सच्चाई का सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से उगने लगा था। एक हादसे ने जो काम सालों का झूठ नहीं कर पाया था, वो कर दिखाया। दो भाइयों के दिल फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे थे, और उसी के साथ किसी एक के दिल में अब डर जन्म ले चुका था, क्योंकि जब सच पास आने लगे तब सबसे ज्यादा घबराहट झूठ को होती है। लगता है अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कहते हैं पहाड़ जितने ऊंचे होते हैं उनकी परछाइयां उतनी ही गहरी होती हैं, और रिश्तों में अगर परछाई गहरी हो जाए तो सूरज निकलने में वक्त लगता है। हरदेव की बीमारी अब कुछ संभल चुकी थी, पर घर के भीतर एक ऐसी बीमारी अब भी जिंदा थी, झूठ और लालच की। एक सुबह हरदेव बिस्तर पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। केशव पास बैठा था। केशव, इस हादसे से पहले हम दोनों के बीच जो दूरी आ गई थी, उसकी जड़ तू समझ पाया? भैया, मैंने बहुत सोचा, पर एक बात अब साफ दिखने लगी है। घर में कोई था जो हमें धीरे धीरे एक दूसरे से दूर कर रहा था। जब दिल तैयार हो जाए सच सुनने के लिए तो इशारे खुद बोलने लगते हैं। उधर धर्मा अब हर पल डर में जी रही थी। नींद उड़ चुकी थी, भूख मर चुकी थी। हरदेव का घायल पैर उसे हर पल उसकी गलती याद दिलाता था। एक रात वो आंगन में फिर से अकेली बैठी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने क्या किया? अपने ही घर को जहर से भर दिया। अगली सुबह धर्मा खुद हरदेव की कमरे में गई। कमरे में हरदेव, केशव और नीरा तीनों मौजूद थे। धर्मा के हाथ कांप रहे थे। आज मैं जो कहने जा रही हूँ, उसके बाद आप मुझे बहू नहीं, अपराधी समझेंगे। बोलो धर्मा, आज कुछ भी छुपा मत रखना। मैं ही थी जिसने जमीन की बातों में जहर घोला। मैं ही थी जो आप दोनों को लड़वाना चाहती थी। लालच में मैं अंधी हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। केशव की आंखें भर आईं। आपने हमारे रिश्ते तक तोड़ने की कोशिश की। मुझे सजा दे दीजिए, पर इस घर को टूटने मत दीजिए। जब इंसान अपने अपराध को खुद स्वीकार कर ले तो सजा से पहले पश्चाताप शुरू हो जाता है। हरदेव ने धीरे से आंखें बंद की। कुछ पल बाद बोला, धर्मा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तेरी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि तू जिंदगी भर इस घर की सेवा करेगी और हर दिन इस बात को याद रखेगी कि रिश्तों की कीमत जमीन से कहीं ज्यादा होती है। मैं वादा करती हूँ, अब से इस घर की खुशियों के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। शाम को दोनों भाई घर के सामने साथ बैठे थे। भैया, हम बहुत करीब थे टूट जाने के। पर जब पहाड़ टूटते हैं तो नए रास्ते बनते हैं। जहां एक हादसे ने घर को तोड़ा था, वहीं एक सच ने घर को फिर से जोड़ दिया। कुछ महीनों बाद हरदेव फिर से थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। नीरा रसोई में गा रही थी। टूटे दिलों में फिर से उजाला आए रे, हर आंगन में हंसी का दीप जल जाए रे। जो बिछड़ गए थे रास्तों में कहीं, वो अपने ही घर को फिर पहचान जाए रे। माफी की हवा चले इस पहाड़ के पार, और हर रिश्ता फिर से मुस्कुरा जाए रे। केशव लकड़ी काट रहा था। धर्मा चुपचाप सबकी मदद कर रही थी। एक शाम सब आंगन में बैठे थे। भैया, अगर आप उस दिन माफ ना करते तो आज ये घर कभी ना बसता। घर दीवारों से नहीं, माफी से बनते हैं। और कुछ घर टूट कर ही मजबूत बनते हैं। सब हंस पड़े। इस तरह पहाड़ पर बसा दो भाइयों का वो घर फिर से खुशियों से भर गया, जहां लालच हार गया और माफी जीत गई। क्योंकि जमीन बांटने से घर टूटते हैं और दिल जोड़ने से घर बसते हैं। जो इंसान रिश्तों को धन से ऊपर रखे, वही सच में सबसे अमीर होता है।